सभी को नमस्कार। फिजिक्स ई पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बल एवं गति टॉपिक की एमसीक्यू सीरीज के पार्ट 2 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज इसी टॉपिक का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। यह टॉपिक रीट मुख्य परीक्षा के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो इस एमसीक्यू सीरीज को फर्स्ट ग्रेड के अभ्यर्थी भी देखें, उनके लिए भी महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक रेसिंग कार सीधी सड़क पर 10 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से चलती है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से त्वरित होती है। 4 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा। तो ऐसा क्वेश्चन अपन प्रीवियस जो आपका पार्ट था उसमें भी डिस्कस कर चुके हैं। एक बार आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई करें और फिर देखें। देखो इसका मैंने आपको सिंपल बताया था तरीका कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या है, त्वरण का मतलब क्या है कि जो आपका वस्तु है उसका वेग 1 सेकंड में कितने से बढ़ेगा, 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ेगा। अब 1 सेकंड में बढ़ रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, तो 4 सेकंड में कितने से बढ़ जाएगा, 8 मीटर पर सेकंड से। अब देखो 4 सेकंड में 8 मीटर पर सेकंड से बढ़ेगा। अच्छा इनिशियली है कितना, 10 तो पहले से था, 10 पहले से था और 8 से और बढ़ गया है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 18 मीटर पर सेकंड। किसी भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। सिंपल मैंने आपको बताया था। और दूसरा अगर आप जो फॉर्मूला है फॉर्मूला यूज करके निकाल ही सकते हैं, इसमें किसी भी फॉर्मूला को याद रखने की जरूरत नहीं है। चलते बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, किसी वस्तु का वेग शून्य हो सकता है जबकि उसकी चाल अशून्य हो सकती है, ये किस प्रकार की गति में संभव है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। देखो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, ये वेग की बात कर रहा है तो यहाँ पे औसत वेग की बात कर रहा है और कुछ भी नहीं दिया है तो अपने को इसको क्या मानना है, बेसिकली कुछ भी नहीं दिया होता तो अपने को तात्क्षणिक वेग मानना होता है। पर यहाँ पे ये थोड़ा गिवन नहीं है, किसी वस्तु के लिए औसत वेग होगा, तो यहाँ पे होगा आपका औसत चाल। थोड़ा सा चेंज कर लेंगे इसको, औसत चाल है ना। तो किसी भी वस्तु का औसत वेग शून्य हो सकता है जबकि उसकी औसत चाल अशून्य हो सकती है, ये किस प्रकार के लिए संभव है। तो देखो केवल सरल रेखा की गति में, देखो सरल रेखा की गति में तो आपका औसत वेग और औसत चाल क्या होते हैं, दोनों बराबरी होती है। अगर एक ही दिशा में गति हो रही है तो बराबर होते हैं, ये तो नहीं हो सकता। किसी भी प्रकार की त्वरित गति में, देखो त्वरित गति में तो वैसे ही नहीं होगा, क्योंकि त्वरित गति में तो क्या होता है, वेग आपका वेग और चाल दोनों बढ़ती है। ये देखो ऑप्शन तीसरा, देखो जब वस्तु वर्ताकार पथ या बंद पथ पर एक पूर्ण चक्कर करती है, एक पूरा चक्कर करती है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। कैसे, अभी इसको समझते हैं। सी आंसर इसका करेक्ट होगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। कभी नहीं, क्योंकि चाल वेग से बड़ा या बराबर, ये तो गलत हो गया, क्योंकि अपन जानते हैं जो चाल वेग कभी भी चाल से बड़ा नहीं होता ना, चाल बड़ी होती है। औसत चाल बेसिकली, औसत चाल आपका जो होता है वो बड़ा या बराबर होता है औसत वेग के। कैसे, अभी इसको अपन समझ लेंगे। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब देखो दूसरा तीसरा ऑप्शन होगा कैसे, जैसे मान लो कोई आपका पार्टिकल एक वर्ताकार पथ पे घूम रहा है ना, इसकी त्रिज्या मान लो आर है, और एक पार्टिकल यहाँ से चला ए से और घूम के वापस यहीं आ गया, घूम के वापस किस बिंदु पे आ गया, ए बिंदु पे आ गया। तो देखो टोटल दूरी अब अपने को निकालना है चाल, तो चाल तो क्या हो जाएगी, औसत चाल की बात कर रहा हूँ मैं। औसत चाल तो कितनी हो जाएगी, बेसिकली कुल दूरी, कुल दूरी कितनी चली, एक अपन वर्त पे पूरा चक्कर लगाएंगे तो वर्त की परिधि के बराबर चलेंगे, मतलब 2πr, और कौन औसत चाल दूरी बटा समय। और समय मान लो कि इसमें कितना लिया होगा, मान लो समय मान लेते हैं कि टी समय लिया, घूमने में मान लो टी समय लिया तो टी लिख देंगे। औसत चाल बराबर किया था कुल दूरी बटा कुल समय, ये आ गया, ये आया। अब मैं इसी में निकालूं औसत वेग, तो औसत वेग क्या होता है, अगेन औसत वेग जानते हैं अपन, कुल दूरी बटा कुल विस्थापन बटा कुल समय। देखो औसत चाल में क्या होता है, ऊपर कुल दूरी आता है और बटा समय आता है। औसत वेग में आता है कुल विस्थापन, तो कुल विस्थापन तो कितना हो, देखो अपन ए से चले घूम के वहीं वापस आ गए, तो अपन ये पहले डिस्कस कर चुके हैं। जिस बिंदु से चले घूम फिर के वापस वहीं आ गए तो टोटल विस्थापन कितना होता है, जीरो। जीरो में टाइम मान लो टी लगा, तो जीरो में किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, जीरो। तो देखिए पॉसिबल हो रहा है ना, ये औसत वेग। देखो ये जीरो नहीं हो सकता, ये जीरो आ गया, तो ऐसा पॉसिबल है ना। क्वेश्चन में यही पूछा है कि ऐसा कौन सी गति के लिए संभव है जिसमें औसत वेग तो शून्य हो और औसत चाल शून्य हो, तो ये हो गई
आपकी किसी भी प्रकार की जब वस्तु एक वृत्ताकार बंद पथ पर एक पूरा चक्कर लगाती है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि एक वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो उस गति को क्या कहा जाता है। ये अपन पहले भी डिस्कस कर सकते हैं, फिर बता देते हैं। समान समय अंतराल में अगर असमान दूरी तय करती है तो कौन सी गति होती है, असमान गति होती है आपकी। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसी एक समान गति क्या होती है, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करिए तो वो कैसी होती है, फिर एक समान गति होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो एक वस्तु 5 मीटर पर सेकंड के वेग से सीधी रेखा में गति करना शुरू करती है। 50 मीटर दूरी तय करने के बाद रुक जाती है। वस्तु का त्वरण या मंदन क्या होगा। तो देखो सिंपल क्वेश्चन है। देखो अपन गति के 3 समीकरण जानते हैं, उनमें पहला समीकरण अपने को देता है समय और वेग में संबंध, दूसरा देता है दूरी और समय में संबंध। यहाँ पे क्या दे रखा है, वेग और आपको दे रखा है दूरी। तो वेग और दूरी में संबंध कौन सा बताता है, गति का तीसरा समीकरण होता है। तो गति का तीसरा समीकरण क्या होता है आपका, v का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर बराबर 2as। यहाँ पे ये क्या आपका अंतिम वेग, ये आपका अंतिम वेग है, u क्या आपका प्रारंभिक वेग है, और a क्या आपका त्वरण या मंदन, और s क्या आपका दूरी। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में बोल रहा है देखो वस्तु रुक जाती है तो अंतिम वेग तो 0 हो गया, तो 0 का स्क्वायर 0 माइनस यू, प्रारंभिक वेग 5 दे रखा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है, इक्वल टू 2a। एस कितना दे रखा, दूरी दे रखी है 50, ए पूछा यहाँ से इजीली आ जाएगा। तो देखो 5 का स्क्वायर आएगा 25 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा यहाँ से 100a। यहाँ से सोल्व करेंगे तो ये माइनस साइन आएगा यहाँ पे, यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -25 डिवाइड बाई 100, तो कितना आ जाएगा ये -0.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देखो हाँ इनमें सब में पॉइंट है, थोड़ा सा मिसिंग है, ये मिसप्रिंट है। 0.5, 0.1, 1.0, तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर 0.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, मंदन को। मंदन क्या करता है, रफ्तार को कम करता है, त्वरण क्या करता है, रफ्तार को बढ़ाता है, ये अपने को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु की गति किसका उत्कृष्ट उदाहरण है। देखो सबसे पहले देखते हैं, देखो अपन जानते हैं जब भी कोई h हाइट से कोई वस्तु होती है आपकी ऐसे और ऐसे नीचे की तरफ गिरती है तो अपन जानते हैं वो गुरुत्वाकर्षण के कारण गिरती है। वो इसी में पढ़ते हैं अपन गुरुत्वीय त्वरण, है ना। ये एक तरह का त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण इसलिए नाम पड़ा क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण है, इसलिए उसको जी से लिखते हैं अपन जानते हैं। और इसकी वैल्यू कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, जब कोई वस्तु ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है तो उसका वेग 1 सेकंड में कितने से बढ़ता है 9.8 मीटर पर सेकंड से बढ़ता है। इसी प्रकार अगर नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है तो जब ऊपर की तरफ जाएगी तो रफ्तार घटती है अपन जानते हैं, तो ऊपर की तरफ जाएगी तब 9.8 मीटर पर सेकंड से रफ्तार घटेगी, नीचे की तरफ आती है तब बढ़ती है, ऊपर की तरफ आती है तब घटती है। तो ये अपने को समझ आ रहा है। अब देखो पूछते हैं किसका उदाहरण, तो समान वेग, देखो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, समान वेग समान थोड़ा रहता है, नीचे की तरफ आता है तब घटता है बढ़ता है, ऊपर की तरफ जाता है तब घटता है, तो ये तो नहीं होगा। असमान त्वरण, देखो असमान त्वरण भी नहीं है, त्वरण समान है। त्वरण समान क्योंकि त्वरण जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो फिक्स होता है 9.8, तो ये भी नहीं होगा। एक समान त्वरण, हाँ यूनिफॉर्म एक समान त्वरण ये हो सकता है, ये होगा। आगे और देख लें, एक समान गति भी नहीं हो सकती। एक समान गति का मतलब क्या होता है, ये दोनों ऑप्शन एक ही हैं, समान वेग या एक समान गति, क्योंकि एक समान वेग में एक समान गति में वेग क्या रहता है आपका नियत रहता है, तो ये दोनों एक तरीके के हो गए, दोनों अलग अलग लैंग्वेज में ऑप्शन दे दिए, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन सा एक समान त्वरण, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक गतिशील वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसके संवेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये देखो अच्छा क्वेश्चन है। संवेग का टॉपिक डायरेक्टली आपके सिलेबस में नहीं है, पर चूंकि संवेग वेग से और द्रव्यमान से रिलेटेड होता है पहली बात तो, और दूसरा आगे गति के जो नियम हैं उसमें जो दूसरा गति का नियम है उसमें संवेग पढ़ा जाता है, इसलिए अल्टीमेटली अपने को पढ़ना ही पड़ेगा। तो संवेग के बारे में बेसिक चीजें बता देता हूँ मैं। संवेग जो आपका होता है, संवेग वो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल के बराबर होता है पहली बात। अब देखो वेग अपन जानते हैं वेग कैसा होता है, सदिश होता है। अगर वेग सदिश
तो अपना संवेग भी कैसा हो जाएगा, सदिश हो जाएगा। तो दूसरी बात ये सदिश होता है। तीसरी बात संवेग इसका मात्रक, तो मात्रक देखो इजीली अपने को याद रखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला याद है तो इजीली निकाल सकते हैं। द्रव्यमान का देखो होता है केजी, और वेग का अपन जानते हैं देखो होता है मीटर बटे सेकंड। तो कितना हो जाएगा, केजी इंटू मीटर बटे सेकंड, ये इसका मात्रक हो जाएगा, है ना। और शॉर्ट में पी, संवेग को पी से डिनोट करते हैं, द्रव्यमान को एम से करते हैं, और वेग को वी से करते हैं। तो फॉर्मूला लिख सकते हैं पी इज इक्वल टू एम वी, ये अपना फॉर्मूला हो गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एक गतिशील वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो संवेग पर क्या पर, देखो इसको अगर अपन दुगुना कर रहे हैं, इसको अगर अपन दुगुना कर रहे हैं तो संवेग भी कितना हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये भी कितना हो जाएगा, दुगुना। सिंपल क्वेश्चन। तो आंसर कितना हो जाएगा, संवेग आधा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। संवेग अपरिवर्तित नहीं, संवेग दुगुना हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा अपना, अब सी ऑप्शन हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो ये बोल रहा है कि घड़ी के सेकंड की सुई की नोक की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है। तो घूर्णन एवं सरल रेखा की गति नहीं हो सकता, सरल रेखा की गति नहीं हो सकता, वर्तीय एवं आवर्ती गति। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वर्तीय एवं आवर्ती गति का पार्ट है ये। अच्छा कंपन गति ये भी नहीं हो सकता। कैसे, अपन जानते हैं जैसे मान लो कि ये आपकी घड़ी है और इसमें मान लो आपकी सुई है ना, सेकंड वाली सुई। तो अब देखो इसकी नौ भी है, तो ये देखो कैसे चलेगी, देखो ये ऐसे ही तो चलेगी। तो ये कैसा पथ होता है, तो आपका वर्ताकार पथ हो गया पहली बात तो वर्तीय गति हो गया। दूसरा आवर्ती गति, आवर्ती गति इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आपकी जो सेकंड की सुई है ये एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपने पथ को दोहराती है, वापस इसी पे चक्कर लगाएगी बार बार अपने पथ को क्या करेगी, दोहराएगी। कितने निश्चित समय के बाद, वो निश्चित समय कितना होगा, तो अपन जानते हैं वो निश्चित समय जो सेकंड की सुई होती है इसके लिए कितना होता है, 1 मिनट। 1 मिनट बाद अपने पथ को दोहराती है। और ये निश्चित समय का एक दूसरा नाम है जिसको बोला जाता है आवर्तकाल। तो क्या बोला जाता है, आवर्तकाल। आवर्ती गति में क्या डिफाइन किया जाता है, आवर्तकाल। तो सेकंड की सुई का कई बार पूछ लें कि सेकंड की सुई का आवर्तकाल कितना होता है, आप कितना बताओगे, 1 मिनट, है ना। ऐसे ही पूछ ले कि मिनट की सुई का आवर्तकाल कितना है, तो ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो पथमापी या ओडोमीटर का कार्य क्या है। तो ओडोमीटर अपन जानते हैं क्या होता है, वाहन द्वारा तय की गई दूरी का मापन करता है, वाहन द्वारा तय की गई दूरी का ये मापन करता है बेसिकली। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर, स्पीडोमीटर। इसी प्रकार एक होता है आपका स्पीडोमीटर। तो स्पीडोमीटर क्या करता है, स्पीडोमीटर बेसिकली क्या करता है, आपकी ताक्षणिक चाल, वाहन की ताक्षणिक चाल को कौन करता है, स्पीडोमीटर। और ओडोमीटर का काम होता है वाहन द्वारा तय की गई दूरी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये क्या पूछ रहा है, एक वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति से 200 मीटर उत्तर की ओर जाती है ना। अपन जानते हैं देखो सिंपल अपने को पता होना चाहिए, अपन पेपर पे कैसे लिखते हैं, नॉर्थ साउथ। देखो ये अपना होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है अपना ईस्ट, और ये होता है अपना वेस्ट। अपन जानते हैं पेपर पे अपना सिग्नल। अब बोल रहा है कि एक वस्तु प्रारंभिक स्थिति से, ये मान लेते हैं कि वस्तु की कोई प्रारंभिक स्थिति है 200 मीटर उत्तर, उत्तर मतलब ऊपर की तरफ, नॉर्थ तो ऊपर हो गया, तो ये हो गया 200 मीटर। उसके बाद क्या बोल रहा है, फिर 150 मीटर पूर्व की ओर जाती है, तो ये चला गया। फिर 150 मीटर आपका जाएगी पूर्व की, तो पूर्व ईस्ट मतलब इधर जाएगा, तो ये हो गया मान लो 150 मीटर, 150 मीटर हो गया। और अंत में 200 मीटर दक्षिण की ओर चलती है। अंत में 200 मीटर कितना कहाँ चलेगी, दक्षिण की ओर। दक्षिण की ओर मतलब नीचे की तरफ। तो ये आपका 200 मीटर हो गया, सॉरी 200 मीटर मतलब ये बराबर ही आएगा ना, 200 मीटर उत्तर में चली उतना ही दक्षिण में चल गई, तो ये आपका हो जाएगा 200 मीटर, ये वाला पॉइंट। तो ये आप कहाँ चलेंगे, 200 मीटर दक्षिण की ओर चले। अब पूछ रहा है 200 मीटर दक्षिण की ओर चले, वस्तु द्वारा कुल विस्थापन कितना होगा, वस्तु का कुल विस्थापन कितना होगा। तो विस्थापन तो अपन जानते हैं, जहां से चले और जहां अपनी यात्रा खत्म हुई उन दोनों को एक लाइन से मिला दो, लाइन से मिला दो, ये आपका क्या है, विस्थापन। विस्थापन अब अपन जानते हैं, देखो ये अगर 150 है तो ये भी कितना होगा 150, तो विस्थापन कितना आ जाएगा 150 मीटर। आंसर अपना हो जाएगा 150 मीटर। तो 150 मीटर बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब इसी क्वेश्चन में पूछता कि दूरी, तो दूरी कितनी चली, दूरी तो क्या करते हैं अपन, जो रियल पथ चलते हैं उसकी दूरी। तो रियल पथ पहले कितना चले 200, फिर चले 150, फिर चले 200, 200 200 400 150 कितना हो जाएगा 550। तो दूरी कितनी होगी 550 मीटर। देखो ये ऑप्शन ये भी दे रखा है कंफ्यूज करने के लिए। तो ये क्या आपकी दूरी, और अपने से पूछा क्या है विस्थापन, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखो आ गया आपका क्वेश्चन, वाहनों में लगा आपका चाल मापी स्पीडोमीटर क्या मापता है, तो ताक्षणिक चाल क्या मापता है, ताक्षणिक चाल। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये क्या बोल रहा है, एक धावक 20 मीटर पर सेकंड से के वेग से दौड़ना शुरू करता है और 4 सेकंड में अपना वेग बढ़ाकर 32 कर लेता है। धावक का औसत त्वरण कितना होगा? सिंपल, मैंने आपको सिंपल बताया। देखो 20 मीटर पर सेकंड से दौड़ना शुरू करता है। देखो 20 मीटर पर सेकंड इनिशियली कितना था, 20 मीटर पर सेकंड था, बढ़ाकर कितना कर लिया, 32 मीटर पर सेकंड। कितना बढ़ा, 20 से 32 मतलब 12 मीटर पर सेकंड बढ़ा। 12 मीटर पर सेकंड बढ़ा कितनी सेकंड में, 4 सेकंड में। 4 सेकंड में बढ़ा 12 मीटर पर सेकंड से, तो 1 सेकंड में कितने से बढ़ेगा, 12/4 मतलब कितना आ जाएगा, 3 मीटर पर सेकंड। और 1 सेकंड में वेग जितने से बढ़ जाता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, त्वरण। तो ये कितना हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिंपल, कोई भी फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बेसिक से जाओगे कोई समस्या होने वाली नहीं है, कोई भी फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो ये क्या बोल रहा है, गति के संबंध में सदिश राशियां का सही सेट पहचानिए। सदिश राशियां कौन कौन सी? देखो विस्थापन सदिश है, चाल अदिश हो गया, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। सदिश पहचानना है। वेग सदिश है, दूरी अदिश हो गया, मतलब ये भी गलत हो गया। दूरी अदिश हो गया, मतलब ये भी गलत हो गया। विस्थापन भी सदिश, वेग भी सदिश, त्वरण भी सदिश। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। इनको याद रखने का तरीका मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी का परिणाम उसके विस्थापन के बराबर कब होता है? ये भी देखो अपन प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था जो आपकी दूरी होगी, दूरी हमेशा विस्थापन के बराबर या उससे ज्यादा होगी, कभी भी कम नहीं हो सकती। अच्छा बराबर कब होगी, वो वाला केस भी मैंने बताया था। बराबर वाला मैंने आपको केस बताया था, बेसिकली सरल रेखा। कोई भी पार्टिकल आपकी कौन सी गति करे, सरल रेखीय गति करे। सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति। और उसका एग्जाम्पल भी दिया था मैंने आपको कि जैसे मान लो पार्टिकल ए बिंदु से चल के गया बी पे, मान लो चला 20 मीटर, 10 मीटर चला या 20 मीटर चला ए से बी तक, तो दूरी कितनी चली, 20 मीटर। अच्छा अब ए से बी गए तो ये अपनी प्रारंभिक स्थिति अंतिम स्थिति दोनों को एक लाइन से मिलाओ तो लाइन तो वही हो जाएगी 20 मीटर वाली। तो विस्थापन भी कितना हो जाएगा, विस्थापन भी आपका हो जाएगा 20 मीटर। तो ये एक ही केस में हो सकता है, कब, जब अपन चले एक सरल रेखा में। तो वस्तु वर्तीय पथ पर गति करिए ना, ये गलत है। जब वस्तु एक सीधी रेखा में एक ही दिशा में गति करे, सीधी रेखा में प्लस कैसी करनी चाहिए, एक ही दिशा में, तो ये अपना ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जब वस्तु अपनी प्रारंभ बिंदु पर वापस आ जाएगी तो नहीं हो सकता, क्योंकि इस केस में तो विस्थापन शून्य हो जाएगा। जब वस्तु असमान गति की, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन ये हो सकता है कि जब वस्तु सीधी रेखा में एक ही दिशा में गति करे, देखिए मैं थोड़ा आपको बता दे रहा हूँ, एक ही दिशा में गति करने का मतलब क्या है यहाँ पे। इससे मतलब ये है आपका कि जैसे मान लो वस्तु ए से चली और बी पे गई और फिर यहाँ से घूम के यहाँ आ गई। मान लो यहाँ से चली 20 मीटर और घूम के 5 मीटर वापस आ गई। अब देखो इस केस में क्या होगा, दूरी और विस्थापन बराबर नहीं होंगे। देखो दूरी तो कितनी चली, पहले 20 आगे गया फिर 5 वापस आया, तो कितना चला, 25 तो दूरी होगी आपकी। विस्थापन कितना होगा, ये आपकी प्रारंभिक स्थिति या आपकी अंतिम स्थिति। तो विस्थापन तो आपका सिर्फ इतना ही होगा, ये वाला आपका विस्थापन। ये कितना होगा, देखो पूरी 20 से 5 गई थी, कितना बचा, 15 मीटर। तो यहाँ से विस्थापन कितना आएगा, 15 मीटर। तो बराबर एक ही केस में हो सकता है, सरल रेखा में चले साथ ही साथ एक ही लाइन में चले, मतलब एक ही दिशा में चले। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बस इतने ही क्वेश्चन है आज की वीडियो में। तो ये थे आपके क्वेश्चन मोशन से रिलेटेड। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।